हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे जो है हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है साम्य अवस्था। और इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है। आज की जो वन शॉट है, आज की जो हमारा ये वन शॉट वीडियो है, इसमें सभी हम VVI अपने टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जितने भी हमारे VVI टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th के हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भैया आपको सीरियस रहकर पढ़ाई करना है। समझ रहे हैं ना। तो कॉपी पे लेकर नहीं बैठे तो लेकर बैठ जाइए और एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते हुए, समझते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले के 5 चैप्टरों को हमने पढ़ा दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है प्लेलिस्ट का। केमिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, आपको 4-5 चैप्टर के इससे पहले के मिल जाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जाकर पढ़ाई कर लीजिएगा। चलिए जी, तो इस चैप्टर के सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रासायनिक साम्य अवस्था से आप क्या समझते हैं। रासायनिक साम्य अवस्था किसे कहते हैं, ये हमसे पूछा गया है। चलिए जी, हम समझा देते हैं रासायनिक साम्य अवस्था क्या होता है। तो यहां पे लिखा गया है कि जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है ना, जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, ठीक है ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्रगामी अभिक्रिया और पश्चगामी अभिक्रिया की गति समान हो जाती है तो उस अवस्था को रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। समझ में आया। जब कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्रगामी अभिक्रिया और पश्चगामी अभिक्रिया की गति जो होती है वो समान हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। नहीं समझ में आया तो चलिए हम समझा देते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है ना। इसको पहले रहने देते हैं। देखिए, हम आसानी से समझाते हैं। सपोज डेट एक रिएक्शन आप मान लीजिए, सपोज डेट ये एक रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है जी, रिएक्शन है A + B = C C + D, ठीक है। मतलब क्या हम बता रहे हैं कि जब A और B पदार्थ मिलते हैं, आपस में रासायनिक अभिक्रिया होता है तो C और D बनते हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ के। तो यहां पे देखिए, जब भी इस तरीके के 2 चिन्ह दिखाई दे विपरीत दिशा में, एक इधर की दिशा में, एक जस्ट इसके विपरीत दिशा में, इसी से पता चल जाता है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है ये भी समझ जाइए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब सिंपल सा यही होता है ना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंपल सा मतलब यही होता है दोस्त कि इस पदार्थ से ये 2 पदार्थ बने हैं, तो पुनः हम चाहें ना तो इन दोनों पदार्थ से फिर ये 2 पदार्थ बना सकते हैं। समझ रहे हैं। जैसे पानी से बर्फ बन सकता है तो बर्फ से फिर पानी भी बन सकता है ना। तो यही बात है। जैसे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब समझ गए हैं। जैसे कि दूध से दही बना सकते हैं, पर दही से फिर दूध बना सकते हैं नहीं। तो वो जो अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। ऐसा कोई भी पदार्थ जिससे हम दूसरा पदार्थ बना सके, फिर हम चाहें तो उस पदार्थ से फिर हम ये भी पदार्थ बना सकें, तो उसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें अग्रगामी अभिक्रिया और पश्चगामी अभिक्रिया की गति समान हो, जिसमें अग्रगामी अभिक्रिया पश्चगामी अभिक्रिया की गति समान हो। अब अग्रगामी अभिक्रिया पश्चगामी अभिक्रिया क्या होता है ये भी हम समझा दे रहे हैं। देखिए, A और B मिलकर C और D बन रहे हैं, ठीक है ना। तो A B से C D बन रहे हैं, तो इस तरीके से आगे जो चल रही है उसी को हम कहते हैं अग्रगामी अभिक्रिया। अग्रगामी अभिक्रिया। और जब फिर से CD है, ये CD से AB जब बनेगा तो इसी को कहेंगे पश्चगामी अभिक्रिया। समझ रहे हैं। तो AB से CD बनेगा अग्रगामी अभिक्रिया और CD से AB बनेगा उसे पश्चगामी अभिक्रिया हम कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। AB से CD बनेंगी। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ना कहकर उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें अग्रगामी अभिक्रिया और पश्चगामी अभिक्रिया की गति जो होगा वो समान होगा, तो उसे हम रासायनिक साम्यावस्था कहेंगे। समझ गए ना? मतलब जितने वेग से, जितनी गति से AB से CD बनेगा, उतनी ही गति से CD से फिर AB भी बनेगा। आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा हम समझाने का प्रयास करते हैं। परिभाषा लिख लीजिएगा, ठीक है ना? ये आपको हमने केवल यहाँ पे समझाने के तौर पर हमने आपको बताया है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? अगला आता है विशेषताएं, इसकी जान लीजिए। तो सबसे पहली इसकी विशेषता क्या है कि साम्य अवस्था पर अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता स्थिर रहती है। साम्य अवस्था पर ना अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता होती है वो नियत होता है, स्थिर रहता है, ठीक है ना? दूसरी बात, साम्य अवस्था गतिशील रहता है। साम्य अवस्था क्या रहता है? गतिशील रहता है, अर्थात दोनों अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। मतलब यहां पे कहने का मतलब है कि AB से CD पदार्थ बन गया, तो पूरी तरीके से CD अभी नहीं बना होता है, उससे पहले ही फिर से CD से AB बनने लगता है। मतलब ये अभिक्रिया रुकती नहीं है, इससे ये बना, अभी बनने वाला है। मान लेते हैं AB से CD बन रहा है, 99 बन गया है, 1% बनने में बचा हुआ है, तब तक तभी इधर वाला ये इस अभिक्रिया पश्चगामी अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो यही बात कहा जा रहा है, अर्थात दोनों अभिक्रियाएं चलती रहती है, रुकती नहीं है एक भी सेकेंड। यही बात है जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होता है। समझ गए ना? चलिए जी, अब आते हैं हम अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। समझ रहे हैं? नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अदरवाइज एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने आप सभी के लिए, मैं आपको बता दूं कि इतने समय के अभाव होने के बाद भी हम ब्रदर सर क्लास 11 जो हमारा चैनल है, इन सभी फैमिली के परिवार को मैं ध्यान रखते हुए आपके लिए हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो मैं इतना कहूंगा कि चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इतना केवल रिक्वेस्ट है। और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आगे आपको किस पर वीडियो चाहिए, ठीक है ना? मैं कमेंट पढ़ता हूं जी सभी का। अगला आता है द्रव्यमान क्रिया का नियम लिखिए और इसका गणितीय रूप समझाइए। द्रव्यमान क्रिया का नियम समझ लेते हैं जी। द्रव्यमान क्रिया का नियम क्या होता है? तो यहां पे हमने लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर अभिकारक की मोलर सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। समझ में आया यहाँ पे क्या बातें कहा जा रहा है? थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, माइक सुनाई तो रहना। ठीक ठीक। तो यहाँ पे हमसे क्या बातें कहा गया, मैं देख लिया माइक में कभी कभी होता है आवाज़ नहीं आ पाती तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैंने चेक कर लिया। चलिए जी, द्रव्यमान क्रिया का नियम में बताया गया कि इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर, मतलब एक निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होती है, ठीक है ना? तो ये बातें यहाँ पे कहा गया। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, सपोज दैट, बात को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, सपोज दैट ऐसे मान लेते हैं कि AA प्लस BB, ठीक है, AA प्लस BB इक्वल टू हम मान लेते हैं ऐसे कि प्रोडक्ट कोई बन रहा है, ठीक है। इधर वाला अभिकारक, इधर वाला उत्पाद है, तो AA प्लस BB से कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा, कुछ उत्पाद बन रहा है, ठीक है ना? तो अगर हमसे कोई कह दे कि इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग कितना होगा, तो अगर हमसे यहाँ पे लिखा जाए रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, तो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों के, अभिकारक कौन है? A और B, ये अभिकारक है। तो अभिकारक कौन है? एक A है और एक हमारा B है। तो अभिकारकों के सांद्रताओं के, अभिकारकों के इसी कोष्ठ में बंद करेंगे ना तो इसको मोलर सांद्रता कहते हैं। तो अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के क्या होता है? इसका जो घात है, जो A है और B स्मॉल है ना, इसको घात के ऊपर हम लिखते हैं A और B,
समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि किसी रासायनिक मतलब एक निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों को, ये अभिकारक है तो अभिकारकों के सांद्रताओं के, ठीक है ना, ये कोष्ठ में बंद करेंगे तो सांद्रता कहेंगे, तो अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ रहे हैं। एक बार और सुन लीजिए, याद हो जाएगा आपको। द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार हमें बताया गया, इस नियम के अनुसार कि किसी स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। समझ रहे हैं ना। कोष्ठ में बंद करेंगे तो उसे मोलर सांद्रता कहते हैं, ठीक है। तो वही बात यहां पे लिखा गया है, इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर को ही वेग कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर, सॉरी क्या हो गया भैया, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर अभिकारकों के मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। अगर हम इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा जी, अभिकारकों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा R हो गया, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, A के पावर A अब B के पावर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो ये हमारा जो क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे मेन फॉर्मूला आ गया वेग का, ठीक है ना। ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया वेग का, यही आपको याद रखना है, ठीक है ना। जहां पर यहाँ पे ये हमारा समझ रहे हैं ना, ये तो अभिक्रिया का वेग है। यहाँ पे k क्या है जी, तो k है वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक भी कहते हैं। मैं लिख दूं क्या साइड में, जहां k क्या है यहाँ पे लिख दे रहा हूं वेग स्थिरांक, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, आशा करता हूं आप समझ के होंगे। अगला हमारा आता है क्वेश्चन तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, साम्य अवस्था नियतांक क्या है तथा यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। साम्य अवस्था नियतांक पूछा गया है, क्या है और किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये हमें बताना है। तो साम्य अवस्था नियतांक, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले साम्य अवस्था नियतांक क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होता है, अनुपात को साम्य अवस्था स्थिरांक कहते हैं, ठीक है ना। देखिए बात को अगर आप समझ रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सपोज दैट ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, अगर आपने ये इससे पीछे वाला ये टॉपिक समझ लिए हैं कि ये वाला हमारा इधर जो होते हैं इसे हम अभिकारक कहते हैं और इधर वाले को प्रोडक्ट, इसी को हिंदी में उत्पाद कहते हैं। और ये बात आपको समझ में आ गया कि इसे अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट एक रासायनिक अभिक्रिया है जो है AA प्लस BB इक्वल टू मान लेते हैं CC प्लस DD। ये हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है। AB से मिलकर AA और BB से मिलकर CC और DD बन रहे हैं, ठीक है। ये एक हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इधर वाले को क्या कहते हैं जी, अभी हम उस टाइम से बता रहे हैं कि इधर वाले को हम कहते हैं अभिकारक और इधर वाले को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। कोई गलत तो बात नहीं कह रहे हैं ना, सही बात है जी। तो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की जो मोलर सांद्रता होती है, अभिकारक कौन है, C और D, यहाँ पे यही ना है जी। तो अभिकारकों की ध्यान से समझेंगे मैं क्या लिख रहा हूँ। अभिकारक क्या है, एक C है और एक हमारा D है। तो अभिकारकों के मोलर सांद्रण कोष्ठ में बंद करेंगे तो इसी को कहेंगे। तो अभिकारकों के मोलर सांद्रण और इसका घात कौन सा है, C और D, ये उसको ऊपर लिखते हैं स्मॉल c स्मॉल d।
तो अभिकारक सॉरी अभिकारक नहीं, उत्पाद है ना ये, तो उत्पादों के मोलर सांद्रण के गुणनफल का और उसके बाद तथा अभिकारक जो है, तो अभिकारक कौन है, एक ए है और एक बी है। तो अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल, ये हमारा ए, यहाँ पे बी, ये घात यहाँ पे ए बी है तो ये घात हमने लगा दिया। तो ऊपर वाले को क्या पढ़ेंगे कि अभी ये ऊपर वाला ये अभी का उत्पाद है ना, तो उत्पादों के मोलर सांद्रण के गुणनफल तथा अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के अनुपात को क्या हम कहते हैं, साम्य स्थिरांक कहते हैं, साम्य अवस्था स्थिरांक या नियतांक कहते हैं। समझ रहे हैं, साम्य अवस्था स्थिरांक या नियतांक के कहते हैं। मतलब इसके क्या होता है, इसके इक्वल होता है। यही तो बात हमसे कहा गया है जी। बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया क्या? अरे भैया फिर से हम समझाएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ कहा नहीं गया है, यहाँ पे कहा गया कि यदि हम ताप को टेम्परेचर जो है यदि वो स्थिर हो, ठीक है ना, यदि तापमान स्थिर होता है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के मोलर सांद्रण के गुणनफल तथा अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के अनुपात को साम्य अवस्था नियतांक कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इतनी ही बात लिखना है, ये लिखने के बाद ये लिखकर ये आप लिख लीजिएगा, काम कंप्लीट। अगला एक और बात कहा गया था, ये किन किन बातों पर निर्भर करते हैं, साम्य अवस्था नियतांक निम्न बातों पर निर्भर करते हैं। तो सबसे पहला आता है तापमान। देखिए अगर तापमान में केवल तापमान बदलने पर साम्य अवस्था नियतांक भी क्या होता है, साम्य अवस्था नियतांक भी, नियतांक का मान भी बदलता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे आ गया अभिकारकों का स्वभाव। अभिकारकों का स्वभाव क्या होता है, तो उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया होने पर साम्य अवस्था नियतांक का मान अलग अलग होता है। मतलब उष्माक्षेपीय और उष्माशोषी अभिक्रिया में साम्य अवस्था का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, ये आप याद रखिएगा। ये सभी जो अभिक्रियाएं जो हम बता रहे हैं, इसमें बताएं या इसमें बताएं, ये सब उत्क्रमणीय अभिक्रिया हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए आप बेटर रहेगा कि दोनों तरह से चिन्ह दर्शा दें, ठीक है, ये एक बगल से ही चिन्ह दर्शाएं तो ये बेटर रहेगा, एक इधर से हो जाएगा और एक इधर से, इस तरीके से दोनों तरफ से चिन्ह दिखाएंगे तो ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, बट ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये सभी को पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लिए ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है लेसा-तेलिए का नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए जी तो देख लेते हैं। लाशा या लेसा-तेलिए का सिद्धांत लिखिए, ताप दाब और सांद्रता को प्रभाव समझाइए। इसका ताप दाब सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है समझाना है। तो सबसे पहले लेसा-तेलिए का नियम क्या होता है समझिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी साम्य अवस्था में स्थित किसी प्रणाली पर ताप दाब या सांद्रता में परिवर्तन की जाए तो प्रणाली उस परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए साम्य अवस्था की स्थिति को बदल देती है। मतलब समझे इसमें क्या बातें कहा गया। अगर इसमें थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊंगा, इसमें आपको ज़्यादा तो मोस्टली आपको खुद दिमाग से सोचना है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया यदि कोई साम्य अवस्था है, ठीक है ना, साम्य अवस्था में स्थित किसी प्रणाली का ताप, यदि कोई साम्य अवस्था है, ठीक है ना, यदि कोई भी साम्य अवस्था है, सपोज डेट ऐसे साम्य अवस्था का मतलब जिसमें अभिकार, जिसमें क्या होता है, जिसमें अग्रगामी अभिक्रिया और पश्चगामी अभिक्रिया दोनों की गति इक्वल होती है, उसी को साम्य अवस्था कहते हैं। तो यदि साम्य अवस्था में स्थित प्रणाली मतलब होता है सिस्टम, तो यदि कोई भी सिस्टम में हम क्या करते हैं ताप दाब और सांद्रता में परिवर्तन करेंगे। मतलब सिंपल सा कहें ना तो कोई एक अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में यदि कोई हमारे पास यदि कोई भी अभिक्रिया है
तो यदि किसी भी अभिक्रिया में अगर हम ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन करेंगे, मान लेते ताप बढ़ाएंगे, दाब घटा देंगे, ऐसा कोई भी परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन किया जाता है, तो उस प्रणाली में तो उसे परिवर्तन को, प्रभाव को कम करने के लिए साम्यावस्था की स्थिति को बदल देती है। तो वो जो सिस्टम है ना, वो अभिक्रिया पे कोई प्रभाव ना पड़े ताप दाब का, इसके लिए ये अपनी साम्यावस्था की स्थिति को बदल देगी। ठीक है ना, मतलब यही कहते हैं, सिंपल सा कहें तो कोई, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, इसको याद ही कर लीजिएगा, मोस्टली मैं यही कहूंगा, इसको ज्यादा मैं वो नहीं कह रहा हूं, समझिएगा। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब कोई व्यक्ति उसको मान लेते हैं चिढ़ा रहा है, ठीक है, वो जानता है व्यक्ति कि ये चिढ़ा क्यों रहा है, क्योंकि मैं इसको बोलूं फिर लड़ाई झगड़ा हो, तो वो चिढ़ने का नहीं चिढ़ेगा, ठीक है ना, वो प्रयास कर रहा है कि नहीं, कितना भी चिढ़ाए हमको चिढ़ना नहीं है, तो वो जो प्रयास कर रहा है ना, वही साम्यावस्था। इसी तरीके से यही लासातेलिये का नियम भी कह रहा है कि यदि इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि यदि साम्यावस्था की स्थिति किसी सिस्टम पर या किसी प्रणाली के ताप दाब सांद्रता में परिवर्तन किया जाए, मतलब कोई भी अभिक्रिया है उसकी ताप दाब सांद्रता में अगर हम परिवर्तन कर दें, तो प्रणाली जो है ना, उस परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए, कि वो चिढ़ा रहे तो गुस्सा को मतलब कम करने के लिए साम्यावस्था को की स्थिति में क्या करता है, बदल देती है। मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है, उसको चिढ़ा रहा है, तो वो बर्दाश्त करने के लिए वो वहां से चला जाएगा, अपनी स्थिति में क्या कर देगा, बदल देगा, स्थिति को बदल देता है। तो इस तरीके से थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं आपको समझाऊं कुछ अलग तरीके से। अगला आता है ताप का प्रभाव क्या होता है। तो ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था ऊष्माक्षेपी दिशा में ऊष्माशोषी दिशा में, और ताप घटने पर ऊष्माक्षेपी दिशा में खिसक जाती है। ठीक है ना। दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था कम गैसीय, साम्यावस्था जो होती है वो क्या होता है, कम गैसीय कणों वाली, यहाँ पे कणों होना चाहिए, कम गैसीय कणों वाली की ओर क्या हो जाती है, चली जाती है। ठीक है ना। अगला आता है सांद्रता के प्रभाव में क्या लिखेंगे कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर साम्यावस्था उत्पादों की ओर खिसक जाती है, उत्पाद की ओर क्या होगी, खिसक जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए सीधी बात मैं करूंगा कि ये जो नियम है इसको आपको मोस्टली इस सिद्धांत को याद ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, जिसको अब नहीं पता, ठीक है, देखिए कुछ चीजें इसमें है बेसिक, जिसको नहीं पता उसको बहुत दिक्कत हो जाएगा। जिसको मान लेते हैं अभिक्रिया किसे कहते हैं वही नहीं पता, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होता है, ये नहीं पता, तो उसको ये नियम समझने में दिक्कत तो होगी ना। इसीलिए शायद अगर आपको भी नहीं पता है तो नियम समझने में दिक्कत आ रही है। आपको क्या करना है बाबू, आपको अब मेहनत करके याद करने पर फोकस करना है। ठीक है ना। अब समय नहीं है हमारे पास उतना हम समझें, इसीलिए तो समय नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट हम करा रहे हैं। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन आता है कि समांगी और विसमांगी साम्यावस्था में अंतर कीजिए। तो ये अंतर है, इसको आपको याद करना है। सबसे पहला हमारा आता है समांगी साम्यावस्था। तो इसमें पहला हमारा अंतर क्या आप लिखेंगे जी, कि सभी अभिकारक और उत्पाद एक ही अवस्था में होते हैं। मतलब सभी अभिकारक होंगे व उत्पाद होंगे ना, वो ठोस में होंगे तो ठोस में, द्रव में होगा तो द्रव में, गैस में होंगे तो गैस में होंगे। ठीक है ना, एक ही अवस्था में होते हैं। ठीक है। अब इसका एक अंतर हम बता दें क्या, विसमांगीय का बता दें। इसमें अभिकारक और उत्पाद भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं। मतलब अभिकारक मान लेते हैं ठोस अवस्था में है तो उत्पाद द्रव अवस्था में बनेगा, ऐसे है जी। अगला बात है कि एक से अधिक चरण में होती हैं। समांगी साम्यावस्था जो होती है वो उसमें एक से अधिक स्टेप में होना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक से अधिक चरण में होता है। इसमें शायद एक ही स्टेप में ना, समांगी में एक ही स्टेप में हो जाता है ना। ठीक है, वही तो हम भी कह रहे हैं, इसमें एक ही स्टेप में होता है समांगी साम्यावस्था। एक ही होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे समांगी साम्यावस्था होता है, ये एक ही चरण में होता है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे कि यह केवल एक ही चरण में होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना,
यहाँ पे ये लाइन ही काट दीजिए, ये लाइन ही काटिए। और यहाँ पे ये देख लीजिए तीसरी हमने जो लाइन लिखा है, यह केवल एक चरण में होता है और ये एक से अधिक चरणों में, एक से अधिक स्टेप में होता है, जो विषमांगीय साम्यावस्था होता है। और इसका अध्ययन अपेक्षाकृत क्या होता है, सिंपल होता है, सरल होता है। और जो विषमांगीय जो साम्यावस्था है, इसका अध्ययन अपेक्षाकृत, इसके अपेक्षा क्या होता है, हार्ड होता है, कठिन होता है। मतलब इसका अध्ययन सिंपल से कर सकते हैं, इसका अध्ययन करने में कठिनाई होगी। ठीक है, अब आता है इसका एग्जाम्पल कि एक स्टेप में कैसे हो जाता है जी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप में चौथे लाइन मतलब दूसरे लाइन की जगह पर ही हम लिख दे रहे हैं, उदाहरण के जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसका समांगीय जो समांगीय हमारा है उसके लिए अगर हाइड्रोजन जो गैसीय रूप में है और जो आयोडीन है ये भी हम गैसीय रूप में ले लेते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन भी गैसीय रूप में, आयोडीन भी गैसीय रूप में, तो ये जो हमारा बनेगा 2HI ये भी हमारा गैसीय रूप में ही बनेगा। समझ रहे हैं। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे पहले ही कहा गया था कि सभी अभिकारक और उत्पाद एक ही अवस्था में होंगे, तो ये इधर वाले को हम अभिकारक कहते हैं और इधर वाले को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि क्या अभिकारक और उत्पाद दोनों की जो दोनों एक ही अवस्था में है कि नहीं। ये दोनों गैसीय रूप में है तो उत्पाद भी तो गैसीय रूप में बना है कि नहीं बना है जी, बिल्कुल बना है। और इसका अगर हम उदाहरण देख लें विषमांगीय का, तो एक बार हम कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेते हैं, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को हम यहाँ पे ले लेते हैं और ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड अवस्था में। ये कैल्शियम कार्बोनेट कौन सी अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में है। और कैल्शियम कार्बोनेट का हम क्या कराते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ना, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनाता है। ठीक है ना, तो ये आप देख लीजिए कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं जी, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण करता है। तो ये तो ठोस अवस्था में है और इधर कौन सा है, इधर तो हमें गैसीय अवस्था में तो प्राप्त हुआ है। तो इसलिए इसमें कहा गया कि अभिकारक और उत्पाद भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग अवस्था में हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े, चलिए जी। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि अम्ल क्षार किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। और आर्हेनियस के अनुसार हमें परिभाषा देना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं, तो आर्हेनियस के अनुसार जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं जी, अम्ल कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अम्ल कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ जो जल में घुलेगा ना तो वो H+ आयन देगा, उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहते हैं। जैसे कि HCl है। ठीक है, तो ये HCl है, अगर इसको ये जल में घुलता है ना तो ये जानते हैं क्या देता है, H+ और Cl- आयन ये हमारा देता है। तो ये आपको याद करने की आवश्यकता है कि अगर हम H जो जल को में अगर इसको घोलते हैं तो H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाएगा। तो देखिए वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। तो कौन अम्ल होगा, ये जो हमारा पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन दिया है तो ये हमारा अम्ल होगा। तो ये हमारा क्या है, यही है हमारा अम्ल। समझ रहे हैं। चलिए जी, अगला आता है क्षार किसे कहते हैं या क्षारक भी कहते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार जो पदार्थ जल में घुलकर OH- मतलब OH- आयन देता है उसे हम क्षार कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अगर इसको हम जल में घोलते हैं ना तो ये हमारा Na+ और OH- देख लीजिए, तो ये OH- हमें देता है। तो देख लीजिए जब हमारा यहाँ पे OH- आयन दिया तो वे पदार्थ, हमने पहले ही कहा था कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर
OH मतलब हाइड्रोक्सी आयन देते हैं तो वो पदार्थ ही क्या होगा, वो पदार्थ ही क्षार होगा। तो ये वाला हमारा क्षार है जी। आशा करता हूं कि आर्हेनियस के अनुसार आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हम आगे ही बढ़ जाते हैं। सिंपल सा था, क्लास 10th में भी आप सबको पढ़े हुए हैं। अगला हमारा ये भी क्लास 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 11th के इस चैप्टर में भी बहुत बार पूछा गया है। पीएच क्या है या पीएच मान क्या है, इसका गणितीय सूत्र क्या है और इसका महत्व भी बताना है। ठीक है, तो पीएच मान क्या है, इसका महत्व आपको सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए जी, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि पीएच क्या होता है, पीएच मान क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है पीएच किसी विलयन की अम्लीयता। ठीक है ना, पीएच क्या होता है, पीएच किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीय प्रकृति को क्या करता है, दर्शाने वाला मान है। मतलब पीएच मान जो होता है वो अम्लीयता और क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाला एक मान होता है। मतलब ये एक नंबर है, जैसे कि 7 हो गया, 8 हो गया, ये एक ऐसा नंबर है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। समझ रहे हैं। तो पीएच क्या है, पीएच किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करने का एक वैल्यू होता है, एक मान होता है। ठीक है, तो ये आप परिभाषा लिख देंगे। पीएच मान का गणितीय रूप क्या होता है, तो पीएच मान का फॉर्मूला होता है -log H प्लस आयन। मतलब क्या होता है, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, ये भी हम पीएच मान का ये भी हम परिभाषा यहां से भी एक दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये प्लस क्या है, आयन है, और ये कोष्ठ में बंद हुआ है तो इसी को सांद्रता या सांद्रण कहते हैं। और ये हमारा लॉग है, यहाँ पे ये क्या है, माइनस लॉग, ये हमारा क्या है, माइनस लॉग है। ठीक है, तो इसको लॉग को लघु गणक कहते हैं और माइनस को ऋणात्मक कहते हैं। हिंदी में ये सभी चीजों का नाम पता होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता या हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच मान कहते हैं। समझ में आया, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच मान कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ पीएच मान आपको समझ में आ गया होगा। अगला आता है पीएच मान का महत्व। अब इसका क्या महत्व हो जाता है, तो इसका निम्नलिखित महत्व होता है। सबसे पहला इसका महत्व क्या है जी, कि पीएच उसे पता चलता है, पीएच उससे पता चलता है। पीएच मान से क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। पीएच मान से हमें पता चल जाएगा कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन उदासीन है। ठीक है ना। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि 1 से 6 तक का जो होगा वो अम्लीय होता है। 7 जिसका होगा पीएच मान वो उदासीन होगा, और जिसका 8 से लेकर 14 तक होगा वो क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है ना। ये आप ये सभी वैल्यू जो है इसको आप याद रखेंगे। 1 से 6 अम्लीय, 7 उदासीन, और जिसका पीएच मान 8 से 14 के बीच होगा वो क्षारक होगा, क्षार होगा। दूसरी बात, इसका पीएच मान का महत्व क्या है, रक्त, पेट व एंजाइम की सही कार्यों के लिए पीएच बहुत जरूरी होता है। मतलब रक्त सही से कार्य करे, पेट में सब अच्छा से रहे, एंजाइम जो है वो सही से कार्य करे, इसके लिए पीएच का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, मिट्टी का पीएच फसलों के उपज को प्रभावित करता है। मिट्टी का पीएच जो होना चाहिए वो 7.8 के लपेट में होना चाहिए, इसके लगभग में होना चाहिए, तभी अच्छा उपज होता है भूमि से। अगला आता है दवाइयों, रासायनिक उद्योगों और जल की गुणवत्ता की जांच में पीएच का उपयोग होता है। क्योंकि पीएच से ही हमें पता चलता है, जल का जब पीएच मान निकाला जाता है तो उसी से पता चलता है कि पानी में ज़्यादा अम्लीय या ज़्यादा क्षारीय तो नहीं है। क्योंकि अम्लीय होगा तभी भी ज़्यादा नुकसान करेगा, क्षारीय होगा तभी भी नुकसान करेगा। क्षारीय होगा तो कड़वा लगेगा और अम्लीय होगा तो हमें बहुत ही खट्टा लगेगा। ठीक है ना। तो ये बातें होती हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा आता है यहाँ पे कि जल का आयनिक गुणनफल क्या है। तो यहाँ पे जल का आयनिक गुणनफल हमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है।
यहाँ पे लिखा गया है कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सी आयन की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। ठीक है, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल को क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया होगा, मैं जानता हूं नहीं आया होगा। कोई नहीं जी, कोई नहीं, हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। जब हम एक जल को तोड़ते हैं H2O, यही ना जल का सूत्र है जी, अगर हम इसको तोड़ेंगे ना तो देखिए एक तो हमारा H+ आयन मिलेगा और एक हमारा मिलता है OH- आयन मिलता है। ये दो चीजें मिलता है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हाइड्रोजन आयन कहेंगे, इसी को हाइड्रोजन आयन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी आयन। इसको हम क्या कहते हैं जी? इसको हाइड्रोक्सी आयन कहते हैं। आशा करता हूं आप इतना बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन, ठीक है ना। अब इन दोनों का मोलर सांद्रण क्या करेंगे? जब हाइड्रोजन आयन को हम ले लेंगे, बात को आप समझिएगा, जब हम हाइड्रोजन आयन को ले लेंगे और हाइड्रोक्सी आयन को ले लेंगे, इनका क्या करेंगे? मोलर सांद्रण मतलब कोष्ठ में बंद करेंगे। तो मोलर सांद्रण, फिर गुणनफल के लिए बीच में गुणा बिंदु लगा देंगे तो गुणा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन के मोलर सांद्रण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? गुणनफल को हम क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं जी? जल का आयनिक गुणनफल KW से प्रदर्शित करते हैं, तो इसी को कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें याद रखना है और आप इसको याद रखेंगे। क्या हमने कहा यहाँ पे? तो यहाँ पे कह दिया गया कि जल मतलब जल में उपस्थित हाइड्रोक्सी आयन जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन के मोलर सांद्रण के गुणनफल को क्या कहते हैं? गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो यहाँ से ही ये परिभाषा आया हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा। यही बात लिखा गया है कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, देखिए हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इतनी बात समझ के अब यहाँ पे बताऊं कि जल का, अगर हम यहाँ पे जल का आयनिक गुणनफल का मान निकाले ना तो ये क्या हो जाता है? 10⁻⁻14 होता है। 10⁻⁻14 वैल्यू होता है। क्यों? क्योंकि ये H+ आयन का जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁻7 होता है। हाइड्रोक्सी आयन का भी वैल्यू होता है 10⁻⁷। जब इन दोनों का गुणा करेंगे, हर समान है तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो 7 दूना 7 7 14 हो जाएगा ना, तो इसीलिए आ जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वैल्यू भी आप याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट कहना पड़ेगा जी, कहेंगे तभी नहीं न लेंगे, पहले ही ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला हमारा नेक्स्ट आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको समझना बहुत ही जरूरी है, समझ लेते हैं। अगला आता है दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल बताइए। दुर्बल मतलब होता है कमजोर, प्रबल मतलब होता है मजबूत। दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे? तो जल में आंशिक रूप से आयनीकरण होता है, मतलब जल में ना ये आयनों में टूटेंगे, कम टूटते हैं, ये बातें हैं। और दुर्बल अम्ल में क्या होगा कि जल में पूर्ण रूप से आयनीकरण होता है, मतलब पूरी तरीके से जल में आयनों में टूट जाएगा, ठीक है ना, ये बातें हैं। दूसरी बात यहाँ पे कहा गया कि H+ आयन की मात्रा कम होती है। जब आंशिक रूप से कम रूप में टूटेगा तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन आयन भी कम होगा मात्रा में, ठीक है। और यहाँ पे ये पूर्ण रूप से टूट रहे हैं तो H+ आयन की मात्रा क्या होगा? अधिक होगा। तीसरी बात, pH मान जो होता है, pH मान होता है वो अधिक होता है। क्यों? pH मान जिसका अधिक होगा उसका मान लेते हैं उसकी अम्लीयता क्या होती है? कम होती है। अब pH मान इसका कम होता है, इसका मतलब ये अधिक अम्लीय है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको याद रखना है, ये सभी बातें क्या करना है? आपको याद रखने की आवश्यकता है जी, आवश्यकता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो
यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल जो हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है। और प्रबल अम्ल में जैसे कि HCl हो गया, ठीक है ना, जैसे कि H2SO4 हो गया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब हमारे क्या है, मजबूत अम्ल है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये था हमारा इस चैप्टर के मतलब 9 इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक को कराया है। इसको आप ज़रूर तैयार करके आएंगे, मैं आशा करता हूँ। अदरवाइज टेंशन आप ना ले, बहुत ही जल्दी आपकी पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वन शॉट से हम कंप्लीट करा देंगे। फिर हम एक न्यू स्ट्रैटेजी के तहत तैयारी कराएंगे, सभी चैप्टरों का चैप्टर वाइज नहीं, बल्कि पूरी आपकी किताब के सभी 2 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले प्रश्न, 5-5 नंबर वाले प्रश्नों को करा देंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जो भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, डेरिवेशन होंगे, न्यूमेरिकल होगा, सबको कराएंगे, टेंशन ना लें आप। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।